हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं वक्फ विधेयक अधिनियम 2025 जो 4 अप्रैल को संसद में पास हो गया है। उससे अल्पसंख्यक समुदाय पर क्या उसका असर होगा, उससे क्या फ़ायदे होंगे या उससे उनका नुकसान होगा, और सरकार के पक्ष और विपक्ष में कौन कौन सी पार्टियां रही हैं, आज हम लोग इसके विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर ये वक्फ है क्या? वक्फ उस ज़मीन को कहते हैं जो अल्लाह के लिए दान में दी जाती है और फिर इस दान में दी हुई ज़मीन को आप वापस नहीं ले सकते हैं, तो उसे वक्फ ज़मीन कहते हैं या वक्फ कहते हैं। अब ये वक्फ बिल सरकार लाई क्यों, या इसमें क्या संशोधन सरकार ने किए हैं? तो सबसे पहले समझते हैं कि एक तो वक्फ की ज़मीनों पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। दूसरा, वक्फ बोर्ड ने ही कई ज़मीनों पर अपना अधिकार जमा दिया था। तो इस कारण जो ट्रिब्यूनलों में उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी ढंग से, तो इस कारण से ये सरकार बिल लाई है। अब मेन बिंदु हैं क्या जो सरकार ने संशोधन किए हैं? एक तो इस बोर्ड में अब गैर मुस्लिम भी सदस्य बनाए जाएंगे। दूसरा, इसमें महिलाएं भी सम्मिलित की जाएंगी 2। तीसरा, इसमें सुधार किया गया है कि ट्रिब्यूनलों की संख्या बढ़ाई गई है जिससे वो और मजबूत होंगी और जल्दी न्याय मिलेगा। चौथा, इसमें किया गया है कि अब जो आम नागरिक है जो पीड़ित था वो अब कहीं भी PIL डाल सकता है, पहले ये सुविधा नहीं थी। और इसमें एक सुविधा और ये की गई है कि अब देख रेख जो कलेक्टर से ऊपर का जो अधिकारी होगा वो उसकी निगरानी में देख रेख होगी, जो कहने का मतलब सरकार के नियंत्रण में होगी, जो इसमें अच्छी तरीके सुचारू रूप से जो अतिक्रमण इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर या वक्फ बोर्ड किसी और ज़मीन के ऊपर ना कर पाए। तो इस कारण से इस बिल को लाया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि समर्थन और विरोध में कौन कौन है। तो इसमें BJP और उसके NDA के जो भी घटक दल हैं वो इसके समर्थन में हैं, जैसे JDU और TDP। ये सारी पार्टियां, राष्ट्रीय लोकदल और हम जीतन राम मांझी की पार्टी, ये सारी पार्टियां वक्फ बिल के समर्थन में हैं। और उन समर्थित वाले नेताओं ने क्या क्या कहा है, आइए आप भी देखिए। आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे, और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी। सर, 2013 में पहला ये बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। ये प्रावधान सबसे पहले उस समय की UPA सरकार ने किया है। 2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा CGO कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय UPA सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था, एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर UPA का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया,
मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। फिर इंडियन आर्मी मतलब इंडियन डिफेंस का, और फिर बहुत पास जमीन है, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। सर आप भी तो ट्रेन में चलते हैं, हम लोग भी ट्रेन में चलते हैं, हजारों किलोमीटर ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, बना हुआ है। वो ट्रेन का पटरी लगा हुआ वो रेलवे का प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है, हम लोग सब चले उसमें। इसको आप कैसे लगा सकते हैं कि रेलवे के पास इतना है, वक्फ बोर्ड के पास इतना है? वो देश का प्रॉपर्टी है। हमारा डिफेंस के पास कहता है कि सेकंड लार्जेस्ट है। डिफेंस के पास जो भी ले रहे, जहाँ ट्रेनिंग करता है, जहाँ वो रहता है, या बॉर्डर एरिया में जितना डिफेंस लेना है, वो देश का रक्षक है। उसको आप कैसे वक्फ प्रॉपर्टी के साथ आप तुलना कर सकते हैं? वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान है। सिर्फ मुस्लिम समाज तो राष्ट्र की मुख्य धारा में आने को तैयार था, इसीलिए यूसुफ खान, दिलीप कुमार के नाम से आने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। महजबीन बानो को मीना कुमारी के रूप में आने में प्रॉब्लम नहीं थी। मुमताज बेगम को मधुबाला बन के आने में प्रॉब्लम नहीं थी। हामिद अली को अजीत के रूप में आने प्रॉब्लम नहीं थी। मगर, और मैं यह भी बताना चाहता हूं, मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा तबका उस समय इस बात को सोच रहा था, और अभी कपिल सिब्बल साहब बोले, ये उस चीज के वकील नहीं, इन्हें पता होना चाहिए, पता होगा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड राम मंदिर में 1961 में मुद्दई बना है। 12 साल के बाद, क्योंकि के मोहम्मद ने लिखा है कि एक बहुत बड़ा तबका था जो ये मानता था कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं सभापति महोदय एक और बात कहना चाहता हूं। शुरू के 20-25 साल में मुस्लिम समाज के बारे में मैं कहना चाहता हूं, आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निगार, हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम। कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से, और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसने ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। और इस वक्फ बोर्ड के this is atrocious. You set foot in Tamil Nadu and take care. What is that language? We have a home minister. मान्यवर सुधांशु जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, इंडिया अलायंस के लिए किया है। अब मैं एक एक कर बता देता हूं। अरे सुनो ना भाई, आप सुनो तो। अरे दिग्विजय सिंह सुनिए, मैं खड़ा हूं ना अपने पैर पर। मान्यवर सुधांशु जी ने कहा इशरत जहान, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहान के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। हमसे पढ़ते हो ना? मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी मार। ये हिंदू की बलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। Anyone without any proper documents called on the property as the waqf property. दे देते हो, ये उचित है क्या भाई? वो पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए, जो अनाथ बच्चे हैं उसके कल्याण के लिए करिए। मान्यवर, ये करने की जगह बेरोजगार मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम करिए। लाखों करोड़ों रुपए की भूमि मान्यवर, और इनकम 126 करोड़ रुपया। अभी आपने सुना समर्थन में कौन कौन नेता बोले। अब आप विपक्ष के नेताओं को भी सुनिए, देखिए एक रिपोर्ट। बिफोर लॉ को वायलेट करते हैं, ये पैरिटी इन लॉज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल को वायलेट करते हैं। वन नेशन वन लॉ हम नहीं कहते। वन तो हो गया, यहाँ भी आपका मेजॉरिटी हो सकता है। तो सरकार के पास इतना जमीन है, ये जमीन तो सरकार छोड़ेगी नहीं, ये जमीन तो ले लेगी। तो वक्फ का जो जमीन है ये सरकार के पास चले जाएगी। तरफ से कुछ बहुत अच्छे वक्ताओं ने भाषण दिए। कभी कभी लगता है कि उधर से कोई अच्छा व्यक्ति बोल रहा है तो लगता है यही सही है।
और कई बार ऐसा लगता है कि इधर से जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा सही है। तो ये संसद में जब कन्फ्यूजन जैसी सरकार की प्राथमिकताएं देश को पता। सभापति महोदय, मैं बहुत भावुक हूं आज, और मुझे अच्छा लगा कि आदरणीय नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा जी ने बहुत अच्छी बातें भी की, मन से बातें की, क्योंकि उनके प्रेजेंट थे, आपने स्वीकार किया, रिकॉर्ड में है, फिर भी आप फिर उसको ये कहना चाहते हैं कि हमने नया लाया। ये इनके राजनीतिक उद्देश्य है। सर ये बात करते हैं कि किस तरह से ये इन्होंने बोर्ड का डाइल्यूशन किया है। क्लॉज 44 कहता है कि जो सेक्शन 110 है वो पूरी तरीके से हटा दिया है। सेक्शन 1 भाजपा वक्फ बिल लाकर अपने उन समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है जो भाजपा की आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था से उसे छटक गए। वक्फ बिल पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा है, आप भी सुनिए। अभी संसद में वक्फ से जुड़े कानून में संशोधन हुआ है। इस पर आपके नेटवर्क ने भी काफी चर्चा की है। ये जो वक्फ से जुड़ी डिबेट है, इसके मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। अब सोच, लेकिन कांग्रेस ने इसे वोट बैंक की राजनीति का हथियार बना दिया। 2013 में वक्फ कानून में किया गया संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों और भू माफियाओं को खुश करने का प्रयास था। इस कानून को ऐसा रूप दिया गया कि उसने संविधान के ऊपर खड़ा होने का भ्रम पैदा किया। अब आप राहुल गांधी को सुनिए, उन्होंने वक्फ बिल के बारे में क्या बोला है। देखिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर, सॉरी ऑब्जर्वर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है। अब बात करते हैं कानूनी पहलू की। कई पार्टियां जो इसका विरोध कर रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस बिल के विरोध में सुनवाई करेगा या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कांग्रेस, AIMIM, RJD, DMK, ये सारी पार्टियां कोर्ट में गई हैं। अब इन लोगों का कहना क्या है कि ये हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन बता रहे हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये धार्मिक मामला है, जबकि कई लोग कह रहे हैं ये धार्मिक मामला नहीं है, ये संपत्ति का मामला है जो सरकार की देखरेख में होना चाहिए। तो इसी विषय को लेकर कई सारी पार्टियां कोर्ट गई हैं। अब देखते हैं कोर्ट इस बिल के पक्ष में या विपक्ष में अपना निर्णय देता है। 16 तारीख को इसकी सुनवाई है, देखते हैं क्या होता है। अब आप देखिए जनता में इसका क्या रिएक्शन है। तो जनता दो भागों में बटी हुई है। कुछ मुसलमान इसके पक्ष में हैं और कुछ मुसलमान इसके विरोध में हैं। देखिए आप किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन और समर्थन में लोग मिठाई और
रोड जाम कर रहे हैं। देखिए आप भी। ये जो मैंने वीडियो आपके लिए डाला है, आप लोग भी अपनी राय ज़रूर रखिए। क्या ये उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है या ये सही निर्णय लिया गया है, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।